हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम मॉडल सेट ए यानी आपका जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में आपको सलूशन कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन तो कवर नहीं करा पाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों के सलूशन जो है प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन थे वो थे सही विकल्प वाले प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था कि भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंडोस्पर्म के अंदर कितने होते हैं, त्रिगुणित, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं 3n। तो त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड संरचना होती है किसकी, किसी भी भ्रूण पोष की संरचना। फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि बीज में अपशिष्ट बीजांड काय को हम क्या कहते हैं। तो बीजों में जो अपशिष्ट बीजांड काय होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रूण पोष। क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं परिभ्रूण पोष। तीसरा क्वेश्चन आया था कि सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटेमिक अम्ल वायलिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकूट है जो वायलिन को कोड करता है। तो वायलिन को कोड करने वाला एमिनो एसिड का नाम बताना है आपको। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीयूजी। जीयूजी जो कोडान होता है ये किसको कोड करता है, वायलिन नामक एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो कि ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हीमोजाइन। क्या बोलते हैं, हीमोजाइन। अगला क्वेश्चन आया था कि एगारेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलयन किस आधार पर होता है। तो आपको याद रखना है केवल माप के आधार पर होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि माइकोराइजा उदाहरण है। तो माइकोराइजा आपको याद रखना है किसका उदाहरण होता है, यह सहोपकारिता का उदाहरण होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा था रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले जो भी प्रश्न है इनमें आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या आया था कि एक परिपक्व फॉलिकल से अंडाणु के ओवम से विमुक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब किसी भी ओवम के मुक्त होने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अंडाशय के अंदर से अंडाणुओं के मुक्त होने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। तो यहां पे पूछा गया है मोचित होने की क्रिया यानी निर्माण की क्रिया। तो निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन कहलाती है। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा, अंड जनन। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि डीएनए अंगुली छापन जो है इसके क्रम में आपको बताना है कि जिसके बीच में भिन्नता का पता लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति डीएनए। किसके माध्यम से, पुनरावृत्ति डीएनए के माध्यम से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को किसमें परिवर्तित कर देता है। तो आपको याद रखना है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन था कि किसी भी जो प्राक एंजाइम होते हैं, प्राक एंजाइम में ऐसा क्या होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। तो आपको याद रखना है पेप्टाइड। पेप्टाइड जो है ये एक आपको याद रखना है कि किसी प्रकार से इंसुलिन में नहीं होता है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है CSID। इसका क्वेश्चन क्या था कि एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आपको याद रखना है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी यानी कि SCID ये रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि यहां पे आपसे पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहते हैं। तो हरे पादप को क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो तीसरा क्वेश्चन था वो था सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। सत्य असत्य में देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, मानव अंड प्रजक है। तो देखिए मानव जो होता है ये अंड प्रजक नहीं है, मानव जो है सजीव प्रजक होता है, यानी कि बच्चे को जन्म देता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला जो है, पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका असत्य। फिर इसके बाद दूसरा क्या था, देखिए दूसरा सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है। तो बिल्कुल सिफिलिस क्या है, एक सिफिलिस जो है यह एक यौन संक्रमित रोग हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि लाइकेन जो है औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते हैं। तो सूचक होते हैं, यह भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो चौथा भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन था प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है। तो जी हाँ बिल्कुल, प्रत्येक इंटरफेरॉन अपनी जगह एक विशिष्ट काम करता है। तो ये भी हो जाएगा आपका सत्य। अगला नंबर था कि क्लेरियस गैरीपाइनस मछली हमारी नदियों की असाल्कमीन या कैटलिस फिश के लिए खतरा पैदा करती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है,
अगले क्वेश्चन जो है यहाँ पे सही जोड़ी वाले प्रश्न, तो सही जोड़ी वाले प्रश्नों का भी सोल्यूशन कर दीजिए। देखिए कोरोना रेडिएटा जो होता है इसका संबंध कहां से होता है? अंड से, क्योंकि अंड के बाहरी परत ही कोरोना रेडिएटा कहलाती है। फिर संरचनात्मक जीन जो होते हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं? जेड बाई व ए। संरचनात्मक जीनों को हम जेड बाई व ए से निरूपित करते हैं। इसके बाद टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां होता है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थिमज्जा में होता है। स्पर्धा का मतलब होता है हानिकारक पारस्परिक क्रियाएं। इसके बाद पीवीआर 322 जो है ये एक संवाहक का काम करता है। पीवीआर 322 क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का प्लाज्मिड होता है जो कि संवाहक का काम करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद पूरे के पूरे एक वाक्य वाले उत्तर है। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे जिफ्ट का पूरा नाम लिखना, ZIFT, जिफ्ट का पूरा नाम लिखना था, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या हो जाएगा? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि मिलर ने अपने प्रयोगों में कौन कौन से पदार्थ लिए थे? तो याद रखना है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जलवाष्प। अगला क्वेश्चन इसके बाद था कि मानव में साइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? तो ये विषाणु संक्रमित कोशिकाएं जो होती है इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावण करती है, वो सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है। तो बीटी टॉक्सिन यानी कि बैसिलस थुरिंजेंसिस उत्पन्न कर, बैसिलस थुरिंजेंसिस और बीटी काटन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो बैसिलस थुरिंजेंसिस नामक जीवाणु के द्वारा बीटी काटन रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है अमेजन वर्षावन को, यानी अमेजन जो जंगल है इसको हम क्या कहते हैं? अमेजन को हम कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। इसके बाद देखिए फिर अगला क्वेश्चन था, यहां पे सारे के सारे आप देखेंगे आप 2 नंबर वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे पहला क्वेश्चन था एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? तो देखिए एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है जिसके द्वारा हम गर्भावस्था में ही पता लगा सकते हैं कि होने वाली संतान जो है पुत्र होगी कि पुत्री होगी। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसमें एक सर्जिकल सुई के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, जिसका परीक्षण करके हम किसी भी भ्रूण के अंदर यदि कोई भी विकृतियां उत्पन्न है या रोग उत्पन्न है तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि भ्रूण के लिए उसके जन्म से पूर्व ही आनुवांशिक बीमारियों का पता लगाने की विधि या तकनीक होती है, जिसके द्वारा हम जो विकसित भ्रूण हो रहा होता है उसमें अगर कोई बीमारी है तो उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि एमटीपी क्या है? इसको सुरक्षित काल लिखिए, मतलब इसके सुरक्षित काल क्या होते हैं? तो एमटीपी आपको बताना है। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेंसी या प्रेगनेंसी। देखिए नॉर्मली यदि हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी को कई तरीके से खत्म किया जा सकता है, कई प्रकार की टेबलेट या गोलियों के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। उसी प्रकार से यदि हम मेडिकल टर्मिनेशन के माध्यम से यानी ट्रीटमेंट के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से यदि हम भ्रूण को क्या कर सकते हैं, मेडिकल के माध्यम से अगर खत्म करते हैं तो इसे हम कहेंगे मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही अगर जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को ही हम क्या कहते हैं? गर्भपात या मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब गर्भ को समापन करना ही क्या कहलाता है? मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। और इसका जो सुरक्षित काल होता है वो सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में माना जाता है। मतलब 12 सप्ताह तक की अवधि, 12 सप्ताह तक का जब भ्रूण या फीटस जो बन रहा होता है 12 सप्ताह के जब तक वो होता है तब तक यदि ऐसी स्थिति को अपनाते हैं यानी मेडिकल टर्मिनेंस ऑफ एमटीपी करवाते हैं, तो एमटीपी यदि करवाते हैं 12 सप्ताह के अंदर तो यह सुरक्षित माना जाता है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन था बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो देखिए डीएनए के एकल क्षार युग्म, डीएनए के एकल क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर में परिवर्तन से जो उत्परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन। तो बिंदु उत्परिवर्तन का सबसे बढ़िया एग्जांपल याद रखना है सिकल सेल एनीमिया। क्या याद रखना है? सिकल सेल एनीमिया। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सिकल सेल एनीमिया होती है इसमें क्या होता है? क्षारों का क्रम बिगड़ जाता है। नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं डीएनए के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है साइटोसिन और चौथा होता है थायमिन। तो चारों नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में से अगर किसी भी क्षारक का क्रम बिगड़ जाता है तो उसके चलते बिंदु उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें आप बिंदु उत्परिवर्तन देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये था कि जो नर मानव है हीमोफीलिया जीन की कभी भी पुत्र में नहीं पहुंचा सकता, क्यों? मतलब जो नर मानव होता है वो हीमोफीलिया रोग को कभी भी पुत्रों में नहीं पहुंचा सकता, क्यों? तो इसका सीधा सा रीजन आप समझ सकते हैं कि जो हीमोफीलिक लक्षण होते हैं, हीमोफीलिक लक्षण के जो जीन होते हैं ये अप्रभावी जीन होते हैं।
तथा ये कहां स्थित होते हैं, एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। लेकिन वाई गुणसूत्रों पर इसके एलील का क्या होता है, अभाव होता है। हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाला जो अप्रभावी जीन होता है ये केवल और केवल एक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है। तो पुरुषों में केवल और केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। तो अगर पुरुषों के केवल एक एक्स गुणसूत्र पर अगर यदि उपस्थित है अप्रभावी जीन तो पुरुष क्या हो जाएगा, हीमोफीलिक हो जाएगा। लेकिन पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता है, जिस कारण से पुरुष जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि संतानों तक किसी भी प्रकार से हीमोफीलिक लक्षण को नहीं पहुंचा सकता है, सीधी सी बात है। तो यहां पे आपको समझना है कि आप इसका ग्राफ के माध्यम से भी यहां पे इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक्स एक्स की बात करते हैं तो एक्स एक्स क्या होता है, किसी भी फीमेल की यदि हम बात करते हैं तो फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो अब मेल में मान लीजिए यदि एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का, तो अब यदि हम इसकी आपस में क्रिया कराएंगे या क्रॉस कराते हैं तब भी आप देख सकते हैं कि जो भी यहां पे पुत्र प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, वो तो सामान्य प्राप्त होंगे, जबकि यहां पे जो स्त्री होगी वो कैसी प्राप्त होगी, दोनों के दोनों जो पुत्रियां प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी। लेकिन यहां पे आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार से एक पुत्र के अंदर हीमोफीलिक पैदा नहीं कर सकता है कोई भी मेल। तो यहां पे आप समझ सकते हैं, इजीली इसका ग्राफ बना सकते हैं आप। तो पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है जो कि अप्रभावी जीन होने पर भी यह रोग हो जाता है। तो अगर कोई भी अप्रभावी जीन है तो यह किसी भी मेल के द्वारा, मेल पुरुष के द्वारा एक संतान से दूसरी संतान में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पे आपका कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुकूली विकिरण क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया है अनुकूली विकिरण क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है अनुकूली विकिरण। तो देखिए कोई भी ऐसा क्षेत्र है मान लीजिए जिस क्षेत्र में पर्टिकुलर किसी एक प्रजाति के जीव हैं। अब उस एक प्रजाति के जीव से कई सारे प्रजातियों के जीव के निर्माण होने की क्रिया जो है क्या कहलाती है, अनुकूली विकिरण कहलाती है। इसको आप अपनी सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। तो किसी भी आप देख भी सकते हैं कि किसी भी एक भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का जो प्रक्रम होता है वो एक बिंदु से शुरू होता है और अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित हो जाता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण कहते हैं। और अनुकूली विकिरण का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है डार्विन की फिंचें। डार्विन जो है ये जैसे गैलोपियन द्वीप में पहुंचे वहां डार्विन ने कई सारे फिंचे देखा। वहां उन्होंने देखा चिड़िया कई सारी थी लेकिन उनके सभी पार्ट समान थे, केवल चोंच क्या थी उनकी, चोंच जो है चोंचों में कई सारे उनको अंतर दिखाई दिए, जिस कारण से डार्विन ने उनको क्या कहा, डार्विन ने फिंचे नाम दिया। तो डार्विन की फिंचे जो है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, अनुकूली विकिरण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के खेतों में या धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है। कोई भी अगर धान का खेत है तो उसमें साइनोबैक्टीरिया की अहम भूमिका होती है, इसको लाभकारी क्यों माना गया है। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया की यदि हम बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्वपोषित होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। और ये स्पेशली जो है जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके क्या करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिस कारण से धान के खेतों के लिए साइनोबैक्टीरिया लाभकारी होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का प्रमुख क्या काम क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से ये धान के खेतों के लिए लाभकारी होते हैं या इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि स्विस पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं। जो स्विस पनीर होती है इसमें बड़े छिद्र होते हैं क्यों। तो आप देख सकते हैं कि जो स्विस पनीर होती है इसमें पाए जाने वाले बड़े बड़े जो छिद्र होते हैं किसके कारण होते हैं, प्रोपियोन बैक्टीरियम सरमेनाई के द्वारा। और यह बैक्टीरिया क्या करता है कि बड़ी मात्रा में उत्पन्न CO2 के कारण होते हैं। तो बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न होती है जिसके कारण से प्रोपियोनिन बैक्टीरियम सरमेनाई जो बैक्टीरिया ये उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से ही आपको स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था वायोपोटेंट किसे कहते हैं या जैव अधिकार किसे कहते हैं, समझाइए। तो इसको आप नॉर्मली अपनी भाषा में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, ड्राइविंग करता है, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर किसी की भी ड्राइविंग करता है, तो वो उसके लिए एक अधिकार लेता है, जैसे कि लाइसेंस बनवाता है।
तो उसी प्रकार से कोई भी जैविक संसाधन है अगर, तो उस जैविक संसाधन का दोहन करना है, उसका विक्रय करना है, तो उसके लिए एक अधिकार लेना होता है। तो ये एक विशेष प्रकार का जो अधिकार प्रदान करने वाली संस्था होती है, ये कहलाती है बायोपोटेंट। तो बायोपोटेंट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, अनुवांशिक पदार्थों या किसी पौधों या अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग करके बनने वाले उत्पादन तथा तकनीक या प्रक्रिया का जो रजिस्ट्रेशन होता है या पेटेंट कराने को ही हम क्या कहते हैं, बायोपोटेंट कहते हैं। तो एक प्रकार का पेटेंट या अधिकार प्रदान किया जाता है जिसके तहत ही कोई भी व्यक्ति बायोपायरेसी के तहत जैविक संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो बायोपोटेंट एक प्रकार से अधिकार प्रदान करता है जिसके कारण ही, जिसके द्वारा ही उसके बाद ही कोई भी जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है या कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये जैविक संसाधनों का उपयोग कर सकती है। तो जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए उसके पहले एक प्रकार का अधिकार जो पोटेंट कराना होता है उसे हम कहते हैं बायोपोटेंट। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लाइसेंस बनवाते हैं गाड़ी की ड्राइविंग करवाने से पहले, क्योंकि आपको अधिकार मिल जाता है कि आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहां पे बायोपोटेंट एक प्रकार का अधिकार प्रदान करता है जिसके द्वारा ही कोई भी कंपनी या संस्था जो है जैविक संसाधनों का यूज कर सकती है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनहरा चावल क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो सुनहरे चावल, इसको कि हम गोल्डन राइस बोलते हैं, सुनहरे चावल या गोल्डन राइस की यदि हम बात करते हैं तो यह एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है, यानी कि यह एक धान की ट्रांसजेनिक फसल है और इसके अंदर स्पेशली आपको याद रखना है कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो अगर मान लीजिए किसी स्थान विशेष पर मुख्य पदार्थ या मुख्य भोजन क्या है, अगर चावल ही है, तो चावल के द्वारा ही विटामिन भी प्राप्त किया जा सकता है इस विशिष्ट प्रकार के जीन की उपस्थिति के कारण। तो मान लीजिए कोई चावल है, कोई चावल या धान है, उस धान के अंदर हमने क्या किया कि एक विशिष्ट प्रकार के जीनों का समावेश करा दिया जिसके कारण एक पुनर्योजित डीएनए तकनीक के माध्यम से हमने ट्रांसजेनिक फसल तैयार कर ली, किसकी, किसी भी धान की। तो यह धान की एक प्रजाति होती है, रूपांतरित फसल है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस या सुनहरी चावल, जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सुनहरा चावल जो है एक प्रकार का आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, एक प्रकार की फसल है जिसमें कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था यहां पे कि आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, किसी भी समष्टि घनत्व की जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या के आधार को दर्शाता है। मतलब जो समष्टि घनत्व होता है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, ये किसी भी स्थान पर जनसंख्या के आकार को दर्शाता है कि वहां पे जनसंख्या का आकार कितना है, यानी कितनी जनसंख्या है। तो समष्टि घनत्व किसी भी जनसंख्या के आधार को दर्शाता है और किसी भी दिए हुए समय में, यानी एक पर्टिकुलर समय में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में यानी कि एरिया में जनसंख्या की जो कुल संख्या होती है वह उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व या हम कह सकते हैं समष्टि घनत्व कहलाती है। तो समष्टि घनत्व का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष स्थान पर जो जीवों की संख्या होती है उनकी संख्या क्या कहलाती है, समष्टि घनत्व कहलाती है। समष्टि घनत्व की आप यदि सूत्र बनाना चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं, D बराबर N/S, यानी यहाँ पे आबादी घनत्व को, डेंसिटी को हम किससे दर्शाएंगे, यहाँ पे D से रिप्रेजेंट करेंगे, जीवों की कुल संख्या को हम दर्शाएंगे N से, यानी कि नंबर आप यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, और क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं, यहाँ पे आप एरिया से भी दर्शा सकते हैं, S से भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व के अलावा जो समष्टि घनत्व ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 24 में पूछा गया है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समष्टि घनत्व क्या है, किसी भी पर्टिकुलर समय पर किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या की जो कुल संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, समष्टि घनत्व या हम समष्टि घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। फिर देखिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि छद्मा वर्ण को परिभाषित कीजिए। तो छद्मा वर्ण का शाब्दिक सा मतलब होता है कि कोई भी जो जंतु है वो शिकारी से बचने के लिए जो शिकार होता है वो अपने आप को बचने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो तरह तरह के तरीके अपनाता है, उसके अंदर कई सारे परिवर्तन आते हैं जिस कारण से वह अपने आसपास के पृष्ठभूमि जो होती है उससे मिलता जुलता सा अपने आप को बना लेता है, जिस कारण से वह किसी भी शिकारी से बच निकलता है, और इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, छद्मा वर्ण बोलते हैं। तो देखिए, परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब किसी भी परभक्षी से बचने के लिए जो शिकारी होता है, जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित की है। तो रक्षा की जो विधियां एक प्रकार से उसका पार्ट होता है छद्मा वर्ण, जिसके माध्यम से कोई भी जंतु जो है शिकारी से अपने आप को बचा लेता है। तो शिकारी से अपने आप को, यानी कि किसी भी परभक्षी जीव से अपने आप को बचाने के लिए एक प्रकार की प्रक्रिया छद्मा वर्ण,
जिसमें कोई भी जो जीव होता है वो अपने आसपास की या तो पृष्ठभूमि से मिलता जुलता अपने आप को बना लेगा, या तो वह ऐसे स्थान को तलाश करेगा जो कि उसके रंग रूप सा स्थान होगा, अर्थात जहां पे वो शिकार इतना जल्दी पहचाना ना जा सके और शिकारी उसका शिकार ना कर सके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कई सारे एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, बहुत सारे इसके छद्मा वर्ण के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि अपने आप को बचने के लिए पृष्ठभूमि की तलाश करते हैं या कि अपने आप को ऐसी जगहों में ले जाकर के स्थापित कर लेते हैं जहां शिकार इतना आसानी से उनको ना पहचाने। जैसे आप कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे आप देखे होंगे कि एक हरे कलर का क्या होता है, टिड्डा होता है, ग्रास हॉपर होता है, जो कि मक्के के पेड़ में अधिकतर पाया जाता है और उसका रंग भी कैसा होता है, हरा होता है। तो इतना जल्दी कोई भी शिकार उस टिड्डे को नहीं पहचान पाता और वो अपने आप को बचा लेता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम कहते हैं छद्मावरण। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं और कुछ हॉट स्पॉटों के आपको नाम लिखना है। तो हॉट स्पॉट का शाब्दिक मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष पर किसी भी बहुतायत से मतलब होता है, अर्थात किसी स्थान पर मान लीजिए किसी भी जीवों के पाए जाने की संभावना अगर बहुत ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि जो है बहुत अधिक होती है और उच्च स्थानिकता यानी कि इंडिज्म जो है उपस्थित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। मतलब जहां पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, विविधता अत्यधिक मात्रा में होती है, किसी भी पर्टिकुलर जीव के पाए जाने की संभावना जहां बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके पाए जाने की जहां पे सर्वाधिक प्रयुक्ता होती है या सर्वाधिक प्रधिकता होती है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट के नाम आपको याद रखना है, जैसे पश्चिमी घाट इंपोर्टेंट हॉट स्पॉट है। इसके अलावा पूर्वी हिमालय के अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। तो ये सब के सब क्या होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं। तो हॉट स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे किसी पर्टिकुलर बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत किसी भी जीवों के पाए जाने की सर्वाधिक प्रयुक्ता होती है, उसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था वो था कि आनुवांशिक विविधताएं, यानी यहां पे पूछा गया था जो जैव विविधता होती है उसके 3 आवश्यक घटकों के नाम पूछा गया था। तो जो बायोडायवर्सिटी होती है उसके 3 प्रमुख आवश्यक घटक होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी के 3 प्रमुख पार्ट या प्रकार होते हैं। तो बायोडायवर्सिटी में देखिए 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है कि कोई भी विविधता अगर मान लीजिए आनुवांशिक स्तर पर होती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई भी भिन्नता उत्पन्न होती है जीवों के अंदर, तो वो क्या है, आनुवांशिक विविधता है। तो इस प्रकार से पहला आपको याद रखना है जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जातीय विविधता। जातीय विविधता का मतलब होता है कि यह विभिन्नता जाति स्तर पर होती है, मतलब आपस में मान लीजिए कई जातियां हैं, उन जातियों में अगर अलग अलग जातियां, उनमें अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस या विभिन्नता है, तो इस प्रकार की विभिन्नता को हम क्या बोलेंगे, जातीय विभिन्नता या जातीय विविधता या स्पीशीज डाइवर्सिटी इसको आप कह सकते हैं। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे पश्चिमी घाट की जो उभयचर जातियां होती है इनके अंदर जो विविधता होती है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका, जातीय विविधता। पश्चिमी घाट की जो भी उभयचर जातियां, इनमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो कि जातीय विविधता का चरम उदाहरण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तीसरा होता है पारिस्थितिकीय विविधता। अगर पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कई सारी जातियों के मध्य जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक विविधता। इसका एग्जाम्पल जैसे भारत के रेगिस्तान में आप देख सकते हैं कई अलग अलग प्रकार के जीव जातियां उपस्थित होती है, तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर ही अगर कई प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पारिस्थितिकीय विविधता कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी तीनों किसके स्तर हैं, ये तीनों के तीनों जैव विविधता के स्तर या जैव विविधता के संगठन के स्तर हैं, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे कि मानव में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों, और उस थैली का आपको नाम लिखना है जहां पर वृषण जो है स्थित होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वृषण की यदि हम बात करते हैं तो वृषण जो है कहां स्थित होता है, यह है स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश में स्थित होता है, एक थैली में स्थित होता है उदर गुहा के बाहर, जिसका नाम क्या है, वृषण कोश या स्क्रोटम इंग्लिश में कह सकते हैं आप। अब यदि हम बात करें कि मानव के जो वृषण है ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों, तो देखिए मानव के जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों, क्योंकि इनको शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, किसके लिए, शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए। तो अगर इनको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम नहीं मिलेगा शरीर से तो ये शुक्राणुओं का परिपक्वन अच्छे से या विकास नहीं हो पाएगा, जिस कारण से ही इनको
यदि हम बात करें तो मानव में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो उदर गुहा के बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए अनुकूल होता है। तो इस प्रकार से मानव में वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, जो कि शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए उपयुक्त तो तापमान होता है, क्योंकि वहां का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि मादा जनन तंत्र के अंदर आपको यहाँ पे कई सारे पार्ट दिखाई देते हैं, जिसमें बीच का जो मेन भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को हम बोलते हैं यूट्रस यानी कि गर्भाशय। क्या बोलते हैं इसको हम, यूट्रस या गर्भाशय बोलते हैं। गर्भाशय जो है इसमें 3 भाग होते हैं। जो बीच वाला भाग होता है ये गर्भाशय ग्रीवा कहलाता, ये मेन गर्भाशय का पार्ट होता है, इसको गर्भाशय या यूट्रस बॉडी बोलते हैं। ऊपर का भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है फंडस। क्या कहलाता है, ये वाला भाग फंडस कहलाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गर्भाशय का जो नीचे वाला भाग होता है ये क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है। और गर्भाशय में 3 स्तर या 3 झिल्लियां होती है, जिनको क्या क्या हम बोलते हैं, जिनको हम एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये तीनों झिल्लियां भी याद रखनी है आपको। और इसके अलावा एक होता है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है और अंडाणुओं का जो निर्माण होता है, निर्माण के बाद अंडाणु कहां पहुंच जाते हैं, अंडवाहिनी में। तो मादा जनन तंत्र के अंदर एक इंपॉर्टेंट संरचना होती है जिसका नाम है अंडवाहिनी, जहां पे निषेचन होता है। तो अगर कोई पूछे कि मानव में निषेचन कहां होता है, तो अंडवाहिनी में होता है। कहां होता है, अंडवाहिनी में होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि फंडस जो होता है ये ऊपरी वाला भाग होता है गर्भाशय का, बीच वाला यूट्रस पार्ट यूट्रस बॉडी कहलाता है, तीसरा वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। इसके अलावा गर्भाशय की 3 झिल्लियां होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। इसके अलावा मादा जनन तंत्र की संरचना में ही अंडाशय आता है जिसके अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। और निषेचन कहां पे होता है, तो अंडवाहिनी वन ऑफ मोस्ट पार्ट होता है किसका, किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो ये आपको एक डायग्राम बना लेना है। और सबसे नीचे संरचना होती है योनि यानी कि वजाइना की संरचना होती है, जिसके माध्यम से ही शुक्राणु जो है इंटर होते हैं किसी भी गर्भाशय के अंदर। तो इसको भी आपको साथ ही साथ तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछा गया कि एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं। तो एक संकर क्रॉस का मतलब देखिए क्या है कि अगर हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के जोड़ों को लेते हैं और उनके मध्य यदि हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। तो यहां पे मान लीजिए एक लक्षण हमने क्या लिया है, यहां पे हमने एक लक्षण क्या लिया है कि पौधे कैसे हैं, लंबे पौधे। तो लंबे पौधे के लिए हमने कैपिटल टी तो लंबे पौधे का क्रॉस हमने करा दिया किसके साथ, बौने पौधों के साथ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, यानी लंबे पौधे ही प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हो जाते हैं। तो एक संकर क्रॉस का मतलब है कि अगर हम एक जोड़ी लक्षण लेते हैं यानी कि 2 लक्षण और उनके मध्य यदि हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, एक संकर संकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहां पे हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं जो कि आपके 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। और बाकी के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम आपको पार्ट 2 लेकर के आएंगे। पार्ट 2 में हम आपको सारे के सारे जो भी बाकी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।